आज 12 अगस्त है। दुनिया में बदलाव की हवाएं बेहद तेज रफ्तार से चल रही हैं। बहुत कुछ हो रहा है और ट्रांजिशन प्रोटोकॉल यहाँ आपको वे तथ्य देने के लिए है जो इन सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्हें लोग जरूरी नहीं कि देख पाते हों। कॉरपोरेट मीडिया नहीं चाहता कि आप इन्हें देखें। उनकी मंशा साफ है। स्वतंत्र मीडिया के पास वह पहुंच नहीं है। हमें ये पहुंच हासिल होने का सौभाग्य और सम्मान है और हम चर्चा में जितनी स्पष्टता ला सकते हैं उतनी स्पष्टता के साथ इसे आपके सामने रखते हैं। और मेरे साथ मेरे बेहद प्रिय मित्र और सहयोगी हैं पेपे एस्कोबार, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त रिपोर्टर, और लैरी जॉनसन, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सैन्य विश्लेषक। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। हमारे सबस्टैक चैनल पर जाइए। महीने के केवल $5 के बहुत छोटे शुल्क पर इतना हफ्ते 2 बार सीरीज है आप इट्स इम्फाना की 4। तो शुरू कीजिए। Pimeler. So go ahead, Pepe. Or Larry. Yeah, I'll go ahead. Larry starts today. Yeah, I'll go ahead. हाँ, मैं शुरुआत करता हूँ। हम एक तरह से कहें तो दिलचस्प दौर में हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक धमकियों और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि उनके प्रशासन के सदस्यों जैसे स्कॉट बेसेंट की लगातार भ्रामक जानकारी फैलाने के बावजूद ईरान के साथ युद्ध फिलहाल टला हुआ है। असल में ऐसा लगता है कि ट्रंप ने खुद को ये यकीन दिला लिया है कि ईरान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि बस उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाए रखना है और इससे ईरान ढहने पर मजबूर हो जाएगा। और इसी सिलसिले में स्कॉट बेसेंट ने ऐसी बेहद मूर्खतापूर्ण बात कही जो कोई भी वित्त मंत्री कह सकता है। उन्होंने दावा किया, ओह, होर्मुज जलदमध्य पर ईरान का नियंत्रण वो तो बस थोड़े समय का है। Iran's control of the Strait of Hormuz, that's just short-lived. That's we're gonna build alternative pipelines. हम वैकल्पिक पाइपलाइनें बनाएंगे जिनसे सारा तेल बाहर निकल जाएगा। ईरान का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। और बात ऐसी है कि यार, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि दुनिया में तरलीकृत प्राकृतिक गैस की सप्लाई का 25% फारस की खाड़ी से आता है? वह बंद हो जाएगा। हीलियम की दुनिया भर की सप्लाई का 40, मान लीजिए, मैंने 2 अलग अलग आंकड़े सुने हैं, लेकिन 30 से 40% के बीच फारस की खाड़ी से आता है। हीलियम कंप्यूटर चिप्स बनाने और हार्ड ड्राइव को सील करने के लिए एक बेहद जरूरी घटक है। यूरिया और सल्फर दोनों ही उर्वरक के अहम घटक हैं और सल्फर कई दूसरी औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी इस्तेमाल होता है। इनकी वैश्विक सप्लाई का 30 से 35% वहीं से आता है और इन चारों में से किसी को भी पाइपलाइन के जरिए नहीं भेजा जा सकता। तो हाँ, अपनी पाइपलाइन बनाइए, तेल को किसी दूसरे रास्ते से बाहर भेजिए। अगर होर्मुज जलदमध्य अब भी बंद है या फिर आप ये मानने से इनकार करते हैं कि वह पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में है, तब भी ईरान के पास बड़े तुरुप के पत्ते हैं। इसलिए ईरान की आर्थिक स्थिति उतनी नाजुक नहीं है जितनी पश्चिम को कल्पना करना पसंद है, क्योंकि वास्तव में अब उसके पास रूस और चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी पूर्ण व्यापारिक साझेदार के रूप में है। कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला उत्तरी मार्ग खुला है। पुराने और नए सिल्क रोड से होकर जाने वाला पूर्व पश्चिम मार्ग खुला है। पाकिस्तान के बंदरगाहों से ईरान तक के व्यापारिक रास्ते खुले हैं। इसलिए यह धारणा कि ईरान की नाकेबंदी हो गई है और उसकी मदद नहीं की जा सकती बिल्कुल बेतुकी है। अब इससे हम मक्का समझौते के पूरे मुद्दे पर आते हैं। मैं इसे मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहता हूं, जिसे छोटा करके आप मी टू कह सकते हैं, यानी ये मी टू संगठन है। कागज पर देखें तो तुर्की के पास इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पारंपरिक सेना है। पाकिस्तान एक स्थापित परमाणु शक्ति लेकर आता है। सऊदी अरब चेकबुक लेकर आता है। वह उस अमीर दोस्त की तरह है जो आपके लिए डिनर और सब कुछ खरीद देगा तना। लेकिन जहां तक कोई व्यावहारिक या उपयोगी काम करने की बात है, तेल का बहुत उत्पादन करने के अलावा सऊदी बस पैसे के ही काम आते हैं। अब ऊपर से देखने पर मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूं कि समझौते पर हस्ताक्षर कहां हुए थे।
क्योंकि अगर ये सिर्फ एक सामान्य सरकारी समझौता होता तो इस पर राजधानी रियाद में हस्ताक्षर किए जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मक्का में हस्ताक्षर किए, और मेरा मानना है कि इसका मकसद ये संदेश देना था कि ये मुसलमानों के बीच का समझौता है। अब उन्होंने कथित तौर पर यह शपथ ली थी, एक पर हमला सब पर हमला है। खैर, अंसार अल्लाह ने सऊदी अरब पर बार बार हमले किए हैं। मक्का समझौते पर हस्ताक्षर से पहले भी, उस मीटू समझौते के दौरान भी, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सिर्फ द्विपक्षीय समझौता था, और अब भी जब तीनों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और हर बार सऊदी अरब के खिलाफ उन हूती हमलों के जवाब में प्रतिक्रिया रही शून्य, कुछ नहीं, चुप्पी, खामोशी, कोई प्रतिक्रिया नहीं। Nothing. Silence. Quiet. Not reacting. So then you have to ask, well, who's it directed against? तो फिर आपको पूछना होगा कि ये किसके खिलाफ है। अब आप ये तर्क दे सकते हैं कि क्या वे इसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने पर विचार करेंगे, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने काफी साफ कर दिया कि नहीं, एजेंडे में ईरान नहीं था, तो इसकी संभावना इजरायल के खिलाफ है। लेकिन मैं तुर्की से जुड़ी एक समस्या पर जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में वे रूस को मूलतः धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के लिए ओडेसा, निकोलेव और काला सागर के बंदरगाह बंद कर दिए हैं। ये मूलतः यूक्रेन की आर्थिक नाकेबंदी कर रहा है, और अब तुर्की अचानक कह रहा है, हे भगवान, रूस काला सागर में जहाजरानी में दखल दे रहा है। और रूस उनकी तरफ देखकर कह रहा है, पिछले साल जब हमारे जहाजों पर हमला हो रहा था, तब तुमने एक शब्द भी नहीं कहा था। तो मूलतः तुर्की के प्रति रूस का रवैया है, चुप रहो। हम अपनी रक्षा करेंगे, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बहुत बुरा हुआ। इसलिए तुर्की को तय करना होगा कि वह रूस के साथ टकराव चाहता है या नहीं, और इसे संदर्भ में रखिए, एक पर हमला सब पर हमला है। तो क्या फिर हम पाकिस्तान और सऊदी अरब को रूस के खिलाफ तुर्की के साथ मिलकर खड़े होते देखेंगे? मुझे नहीं लगता कि उनमें उस तरह की आत्मघाती प्रवृत्ति है। वैश्विक तस्वीर किस दिशा में जारी है, इस पर एक आखिरी बात। अभी ईरान के नियंत्रण में होर्मुज जलभूमध्य है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हों, अरे ये खुला है, हमारा नियंत्रण है। ये खुला नहीं है, अमेरिका का नियंत्रण नहीं है। लेकिन रूस यूरोप वाले पूरे मोर्चे पर हमने कुछ दिलचस्प घटनाक्रम देखे हैं। पहला, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी रूस से संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे जानते हैं क्या, हमें बात करनी चाहिए, क्या हम फिर से साथ बैठकर बातचीत शुरू कर सकते हैं? और रूसी सोच रहे हैं, अरे इस पर सोचेंगे। लेकिन फिर कल जब व्लादिमीर पुतिन प्रशांत महासागर में रूसी बेड़े के साथ थे, उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। उन्होंने कहा, जानते हो क्या, अटलांटिक में हमारे जहाजों को परेशान करने वाले उन सभी यूरोपियनों के खिलाफ तुम्हें पूरी खुली छूट है। उनका सामना करो, उन्हें हटा दो, रोक दो, उन पर कब्जा कर लो। तो अब हम देखेंगे कि नाटो रूस के खिलाफ जो युद्ध छेड़े हुए है वह बिल्कुल एक नए आयाम में प्रवेश करेगा, क्योंकि आप प्रशांत महासागर में को ब्रिटिश जहाजों को रोकते, फ्रांसीसी जहाजों को रोकते, जर्मन जहाजों को, स्पेनी जहाजों को, इतालवी जहाजों को रोकते देखेंगे। और यूरोपीय क्या करेंगे? विरोध का एक कड़ा पत्र लिखेंगे। ठीक है, माफ कीजिए, बस इतना ही। Okay, sorry. That's it. Okay, thanks Larry, thanks Mr. Z. ठीक है, धन्यवाद लैरी। धन्यवाद मिस्टर जी। अच्छा, तो मैं बिल्कुल अलग बात से शुरुआत करता हूँ। हाँ, अपने एक्सरे चश्मे के साथ। और जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अभी यहाँ नाटोस्तान के बिल्कुल ग्रामीण इलाके में अपने घर से कुछ ही मिनट की दूरी पर ग्रहण देखकर लौटा हूँ। मैं पैर लेकर एक खुले गेहूं के खेत तक पैदल गया था। बेशक मेरी पत्नी और मैंने ग्रहण देखा। हमने बात की कि इस तरह के एक अद्भुत ब्रह्मांडीय क्षण के सामने ये दौड़ कितनी पूरी तरह अप्रासंगिक है। और अब मैं यहाँ वापस आ गया हूँ आपसे मक्का समझौते पर बात करने के लिए। तो इससे चीजें सही परिप्रेक्ष्य में आ जाती है ना? So this puts things in perspective, don't you think? When you are reduced to your
infinite. जब आपको इस बड़ी व्यवस्था में अपनी बेहद नगण्य अहमियत का एहसास करा दिया जाता है, ठीक है, All right. थोड़ा कम आध्यात्मिक और ज्यादा अंडाकार कहूं, मेरा मतलब रूपकात्मक ढंग से कहें तो मक्का समझौते को लेकर जैसा लैरी चर्चा कर रहे थे, ऐसी चीज की अनगिनत व्याख्याएं हैं जो मूलतः एक फोटो ऐप है। मक्का के सामने 3 नेताओं के हस्ताक्षर और फिर जरूरी फोटो op जिसमें वे तीनों शीशे के पार से मक्का को देख रहे हैं। ये सचमुच एलिस इन वंडरलैंड, लुइस कैरल की थ्रू द लुकिंग ग्लास की याद दिलाता है, क्योंकि ये वास्तविकता की दर्पण छवियां हैं। ये खुद वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता में हम एक बहुत बड़े खेल के ठीक बीचों बीच उसके केंद्र में हैं। Right in the middle, at the heart of an enormous play. And these और इन्हें are sportelli step with signs true of Jeff the Hords. larger play. Well, what do they plan to do with this? खैर, वे इस मक्का बैठक के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं? रियाद नहीं, इस्लामाबाद नहीं, मक्का। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि उम्मा इस समझौते के पूरी तरह पीछे खड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उम्मा गाजा से जुड़े किसी समझौते या करार के पीछे खड़ी होगी, या गाजा को पूरी तरह नष्ट किए जाने से बचाने के लिए, या फिलिस्तीन को इस मौत के पंथ द्वारा मिटा दिए जाने से बचाने के लिए। लेकिन ये छोटे खिलाड़ी जो सैद्धांतिक रूप से उम्मा का हिस्सा हैं, इनके पास सबसे अच्छा विचार बस इतना है कि नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी सुन्नी डील पर एक फोटो रूप कर लिया जाए। क्या इसे लागू किया जाएगा? इसकी संभावना बहुत कम है। आगे क्या होगा? ये कौन तय करेगा, या क्या तय करेगा? भूगोल। और इतिहास को भूगोल ही आकार देता है। Geography. And history is informed by geography. Is Turkey going to sacrifice their क्या तुर्की नाटो से अपने रिश्तों और नाटो के पूर्वी हिस्से के रूप में अपनी भूमिका को कुर्बान कर देगा, सिर्फ सऊदी अरब को बचाने के लिए, अगर वह फिर से यमन के खिलाफ कोई हरकत करने लगे? नहीं। क्या पाकिस्तान अपनी परमाणु शक्ति की हैसियत और ईरान तथा अमेरिका के बीच मध्यस्थ के तौर पर मिली अपनी नई विश्वसनीयता को कुर्बान कर देगा सऊदी अरब हाउस ऑफ सऊद को बचाने के लिए, अगर वह यमन के खिलाफ फिर से कोई हरकत करने लगे? तो फिर यह समझौता किस लिए है? क्या यह संभावित अराजकता के साम्राज्य के लिए किसी तरह की चेतावनी है? एक डेथ कल्ट गठबंधन जो तुर्की पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, जबकि डेथ कल्ट खुद पहले ही लाइव प्रसारण में कह चुका है, हमारा अगला दुश्मन तुर्की है। शायद। क्या यह ईरान के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। Is this against Iran? Definitely not. And complementing what Larry said, Hakan Fidan, the Iran. और लैरी ने जो कहा, उसके पूरक के तौर पर तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने रिकॉर्ड पर कहा है कि मक्का में हस्ताक्षर से पहले अंकारा ने तेहरान से बात की थी। तो सैद्धांतिक रूप से ईरानियों को पता है कि ये सब किस बारे में है, और शायद कुछ बारीक शर्तों का भी। फिर एक बात है जो भू राजनीतिक लिहाज से खास तौर पर महत्वपूर्ण है, और वह है पाकिस्तान की अस्पष्टता। व्यावहारिक तौर पर कोई भी इसे इस तरह समझ सकता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु सुरक्षा छत्र को तुर्की और सऊदी अरब दोनों तक बढ़ा रहा है। यह काफी विश्वसनीय, संभावित और ठोस परिदृश्य है। हम नहीं जानते, क्योंकि किसी ने भी बारीक शर्तें नहीं पढ़ी हैं। किसी ने वास्तव में उस दस्तावेज को नहीं पढ़ा है जो सुन्नी शैली के मक्का समझौते को स्थापित करता है। हम सबके पास अंदरूनी जानकारी के नाम पर अधिकतम यही है कि यह प्रतिरोधक क्षमता बनाने के बारे में है। लेकिन किसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता? Creating deterrence. But deterrence against who? So it's in the eyes of the beholder. तो ये देखने वाले की नज़र पर निर्भर करता है, और देखने वाले पूरा ग्लोबल साउथ भी हो सकते हैं, या फिर पूरी दुनिया भी। अच्छा, ये मक्का समझौता किसके खिलाफ है? किसी को सच में पक्के तौर पर नहीं पता। इससे मुश्किलों में घिरे हाउस ऑफ सऊद को थोड़ी सी राहत मिलती है, जो बेशक हमेशा दांव पेच चलाता रहता है। वे बहुत गंभीर संकट में हैं। यमनियों ने उन्हें पहले ही सीधे और परोक्ष रूप से बता दिया है, अगर तुम हमारे खिलाफ चालबाजी करने लगे तो हम तुम्हारे साथ जेम्स ब्राउन वाला, समझ रहे हैं ना, पापा's got a brand new bag करेंगे, बिल्कुल 60 के दशक की तरह। मोटाउन, अटलांटिक, स्टैक्स और वैसे भी अमेरिका में अश्वेत लोगों का बनाया हुआ सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी संगीत। तो यमन के तौर पर यह हमारा नया ग्रूव है, तुम ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन खोदोगे।
You're going to lose East-West pipeline. You're going to lose Yanbu. You're going to lose everything. आप यनबू खो देंगे, लाल सागर के उत्तर या दक्षिण की ओर जाने वाला हर शिपमेंट आप खो देंगे, आप बाबल मंदब खो देंगे, आप अपने सारे तेल के कुएं खो देंगे, आप सब कुछ खो देंगे। तो जाहिर है सऊदी अरब को संदेश मिल गया। क्या यह समझौता किसी भी तरह अंसार अल्लाह और यमनी सशस्त्र बलों को प्रभावित करेगा? एक बार फिर तो हमारे पास ये शानदार फोटोवॉप है। हमारे पास ये दिलचस्प व्याख्या है कि पाकिस्तान ने बहुत कम प्रयास में पूरे पश्चिम एशिया में अतिरिक्त विश्वसनीयता हासिल कर ली, सिर्फ सऊदी अरब और बाकी जीसीसी देशों के साथ नहीं बल्कि तुर्की के साथ भी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ये नाटो जैसी किसी तरह की सैन्य गठबंधन व्यवस्था है? वास्तव में नहीं, बिल्कुल नहीं। Not really. We can call it theatrical. हम इस पूरी चीज को एक सुर्खी दे सकते हैं, नाटकीय प्रतिरोधक क्षमता। खैर, ग्रहण से पहले और हमारे पॉडकास्ट से पहले मैं नए ग्रेट गेम पर एक लंबे विश्लेषण का पहला हिस्सा लिख रहा था। मुझे यकीन है कि आप सबको मूल ग्रेट गेम याद होगा। रूसी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, 19वीं सदी का आखिरी दौर और 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआती साल 1904, ज्यादा से ज्यादा 1905 तक। जब ब्रिटिश तिब्बत पहुंचे तो उन्हें लगा कि वहां उन्हें रूसी सेना मिलेगी, लेकिन ल्हासा में उन्हें ठीक 3 रूसी मिले। तो कमोबेश वहीं ग्रेट गेम का अंत हो गया। लेकिन जाहिर है MI6 ग्रेट गेम को कभी नहीं भूला, क्योंकि रूस से जुड़ी हर चीज के प्रति उनके भीतर सहज रूप से एक गहरी आध्यात्मिक नफरत है। Metaphysical hatred of all things Russian. So the new great game today is not only तो आज का नया ग्रेट गेम सिर्फ ब्रिटेन, अमेरिका और एंग्लो अमेरिकी अभिजात वर्ग का रूस के खिलाफ खेल नहीं है। ये एक ही समय में 3 सभ्यतागत राष्ट्रों के खिलाफ है, ईरान, रूस और चीन। यही हम आप जानते हैं मुड़ते हैं, एक गैर यूक्लिडीय चक्कर लगाते हैं और फिर से ईरान युद्ध पर लौट आते हैं। और हम एक बार फिर होर्मुज जलडमरुमध्य पर आते हैं, जो अमेरिकियों के लिए ओझल हो चुका है, ईरानियों के लिए नहीं। खास तौर पर अब जब हमारे सामने सबसे अहम मुख्य किरदार कोई और नहीं बल्कि मोहसेन रजाई हैं, जिनके पास 2 नई जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी, जो पहले भी IRGC के कमांडर के रूप में उनके पास थी, यह है कि वह सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा थे। लेकिन अब वह अमेरिकियों के सामने ईरानी प्रतिरोध के अगले चरण के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। resistance vis-a-vis the Americans. And the second job is the one that kills it. और दूसरा पद ही इस बात को पक्का कर देता है। वह नेता मुज्तबा खामेनी के निजी प्रतिनिधि हैं। इसलिए अगर आप में से कोई भी एक्स पर मोहसिन रजाई का कोई ट्वीट पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि वो संदेश या जो कुछ वह कह रहे हैं उसे खुद सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी की मंजूरी हासिल है। इससे भी पहले, यानी पिछले शनिवार, मोहसिन रजाई ने ईरानी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था। ये उस समय की बात है जब उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव नियुक्त नहीं किया गया था और जब वह नेता मुज्तबा खामेनी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति नहीं बने थे। तो मैं आप सभी को यह पढ़कर सुनाने वाला हूँ। मुझे फारसी मूल का बहुत ही बेहतरीन अंग्रेजी अनुवाद मिला है और होर्मुज जलडमरुमध्य के बारे में वे जो कहते हैं वह काफी उल्लेखनीय है। It's quite outstanding what he says about the Strait of Hormuz. So I'm going to read this to all of you because तो मैं आप सबको ये पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारी चर्चा से जुड़ा हुआ है। on the question of होर्मुज जलडमरुमध्य के सवाल पर उन्हें असुरक्षा पैदा करना बंद करना चाहिए। insecurity, उन्हें हमें अपनी व्यवस्थाओं के मुताबिक विश्व व्यापार में पहले से बेहतर मदद करने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ अपनी सुरक्षा ही मायने नहीं रखती बल्कि विश्व व्यापार की सुरक्षा भी मायने रखती है। हम अपनी गतिविधियों के इस क्षेत्र में जिम्मेदारी से काम करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा दोनों को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी गतिविधियों के इस क्षेत्र में अमेरिका से ज्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं। लेकिन चूंकि वे असुरक्षा पैदा कर रहे हैं और उनका इशारा जाहिर है अमेरिकी नाकाबंदी की ओर है। इस references är reducerokränsnomenja. they are preventing the strait from truly opening.
as soon as they implement these clauses, जैसे ही वे इन धाराओं को लागू करेंगे, और अब वे एमओयू की बात कर रहे हैं, यानी समझौते की प्रस्तावना में दी गई 5 धाराएं। मोहसिन रजाई एमओयू को इसी तरह संदर्भित करते हैं, जिन्हें उन्होंने 3-4 दिनों तक लागू करना शुरू किया था और फिर छोड़ दिया, तो हम उसमें उनके व्यवहार में बदलाव का संकेत देखेंगे। जब तक हमें व्यवहार में बदलाव का यह संकेत नहीं मिलता, होर्मुज जल डमरूमध्य बंद रहेगा। तो इससे हम मुख्य सवाल पर आते हैं। लैरी, मिस्टर जेड और आप सभी दर्शकों, क्या इस बात का कोई सबूत है कि अमेरिकियों के व्यवहार में बदलाव आने वाला है? सिर्फ होर्मुज जल डमरूमध्य के मामले में नहीं, बल्कि उन सभी बातों पर भी जिन पर उन्होंने एमओयू में हस्ताक्षर किए थे और फिर उसे ध्वस्त करके लागू न करने का फैसला किया। और जवाब, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? Timur Texari Forwis. Essentially this is another forever war, quite possibly, because there is absolutely काफी संभव है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन या फिर व्हाइट हाउस में आने वाला अगला प्रशासन ईरानी मांगों को मान ले, इसकी बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। वे उन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करेंगे जिन पर अमेरिकियों और ईरानियों दोनों ने एमओयू में हस्ताक्षर किए थे। और साफ बात है, वे ये मान ही नहीं सकते कि उन्हें ईरान का पैसा वापस करना होगा। ईरान पर से प्रतिबंध हटाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनमें से कुछ प्रतिबंध 47 साल पुराने हैं। यह राजनीतिक रूप से असंभव है, भू राजनीतिक रूप से असंभव है और साम्राज्यवादी दृष्टि से भी असंभव है। तो माफ कीजिए, क्योंकि लगता है मैं फिर उसी घुमावदार निष्कर्ष पर लौट रहा हूं, जो हमें बताता है कि इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध के लिए कोई एग्जिट रैंप नहीं है। दोस्तों, क्या बात बस इतनी ही है, या फिर ऊपर उस धुंधले पड़े सूरज का मुझ पर असर हो रहा है? under the influence of the obliterated sun up above. No, I think you're on target. In fact, नहीं, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही निशाने पर हैं। दरअसल मैं डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर की गई ताज़ा पोस्ट पढ़ देता हूं, क्योंकि इससे साफ होता है कि वह ईरान के साथ इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं और ये आदमी कितना भ्रमित है। उन्होंने लिखा है, उद्धरण, और ये बस करीब 4 घंटे पहले की बात है। तो उन्होंने ये पोस्ट की थी, हाँ, 4 घंटे पहले। अमेरिका का होर्मुज जल डमरूमध्य पर पूरा नियंत्रण है। मुझे लगता है हम इसे बनाए रखेंगे। हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उनके पास कोई नौसेना नहीं है, उनके पास कोई वायुसेना नहीं है। उनके बचे हुए सैनिकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। IRGC तबाह हो चुकी है और भाग रही है, और उनका नेतृत्व कम से कम कहें तो अनिश्चित है। उनके पास पैसा नहीं है, उनका देश बर्बाद हो चुका है। उनके पास सिर्फ फेक न्यूज़ है और 300% महंगाई, जो और भी बदतर होती जा रही है। ईरान सिर्फ बातें करता है, कोई कार्रवाई नहीं। मध्य पूर्व का दबंग अब नहीं रहा। अल्लाह की स्तुति हो, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे। आप जानते हैं, जब मैं ये शब्द पढ़ता हूं तो डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खता के लिए मेरे दिमाग में घोड़े की गांड वाले शब्द आते हैं। तो फिर सच क्या है? होर्मुज जल डमरूमध्य की नाकेबंदी है या बलवा है? So which is it? Is the Strait of Hormuz blockaded or is it open? क्योंकि ट्रंप ने कहा है, देखिए, अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। तो अगर होर्मुज जल डमरूमध्य अब बंद है तो ये ईरान की गलती नहीं है। गलती नहीं थी, गलती करे। और जैसा कि मैंने पहले स्कॉट बेसेंट की मूर्खता के बारे में कहा था, वे सोचते हैं कि यह सब तेल के बारे में है, लेकिन फिर सिर्फ इस बारे में। और फिर से तेल बाहर नहीं आ रहा है, उसका केवल एक छोटा हिस्सा यानबू के रास्ते निकल पा रहा है, और वह भी संदिग्ध है, क्योंकि हूती लाल सागर से होने वाले सूदी तेल निर्यात को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर तरलीकृत प्राकृतिक गैस, हीलियम, यूरिया, सल्फर की कमी, इनका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर हानिकारक असर पड़ रहा है। मैं इसे कूटनीतिक ढंग से कह रहा हूं, और ये स्थिति जल्द बदलने वाली नहीं है। तो होर्मुज जल डमरूमध्य से होकर आने जाने वाले यातायात में ये रुकावट जितनी लंबी चलेगी, खतरा उतना ही बढ़ेगा। सिर्फ वैश्विक मंदी का नहीं,
वैश्विक मंदी तो पहले से ही चल रही है। बस आर्थिक आंकड़े, जिनके आधार पर इसे आधिकारिक तौर पर पहचाना जाता है, जमीनी हकीकत के साथ अभी तक कदम नहीं मिला पाए हैं। लेकिन जब वे आंकड़े वास्तविक स्थिति को पकड़ लेंगे, तब अगला बड़ा खतरा वैश्विक आर्थिक अवसाद का होगा। सिर्फ मंदी नहीं, वैश्विक आर्थिक अवसाद और तेल की कमी वास्तविक है। पहले देशों के पास असर कम करने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का सहारा लेने की क्षमता थी, वही भी अब खत्म हो जाएगी। इसलिए ट्रंप की सारी कार्रवाइयां इस समय सिर्फ वैश्विक आर्थिक संकट को और गंभीर बना रही हैं। Are exacerbating a global economic crisis. Well, let me add my. मैं अपनी बात में उस रिपोर्टिंग के आधार पर कुछ जोड़ना चाहता हूं जो मुझे मिली है। इससे पेपे और लैरी ने जो कहा उस पर एक अलग रोशनी पड़ेगी और मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं जो भी कहने जा रहा हूं वो किसी भी तरह उनकी व्याख्या से अलग नहीं होगा। मैं बस एक अलग नजरिया पेश कर रहा हूं। जो नजरिया मैं पेश कर रहा हूं वह इस्लामाबाद से आता है। ये ईरान के सर्वोच्च नेता के दफ्तर के भीतर से मिली जानकारी पर भी आधारित है, जो फिर से मेरे पास इस्लामाबाद के जरिए पहुंच रही है। और यह उन संपर्कों के माध्यम से भी है जो पाकिस्तान के वरिष्ठ नेतृत्व के सऊदी अरब और तुर्की के साथ हैं। और बात यह है, मोहसिन रजाई जाहिर तौर पर एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत है। पाकिस्तान में उनके उभार को पाकिस्तान ईरान रिश्तों के लिए एक बड़े सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा गया है। जैसे ही वे सत्ता में आए, पाकिस्तान के बेहद अहम राजनीतिक नेता मोहसिन नकवी वहां गए, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले और लंबी बातचीत की। फिर उन्होंने ईरान के दूसरे शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी नेतृत्व में सबसे अहम व्यक्ति, भले ही वे सेना में हों, आसिम मुनीर हैं। यह बात सब जानते हैं। मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर रिश्तेदार हैं। उनके बीच करीबी पारिवारिक संबंध है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ शिया मौलवी के भी करीबी रिश्तेदार हैं और इस मौलवी को ईरान में भी बहुत सम्मान दिया जाता। और उनका नाम भी नकवी है। वे अल्लामा नकवी हैं और ईरानी नेतृत्व उनका बहुत सम्मान करता है। इसलिए यह तथ्य कि मोहसिन नकवी सत्ता में आते ही तुरंत रजाई से मिलने गए, उनके साथ काफी समय बिताया और फिर ईरानी नेतृत्व के कई लोगों से भी बात की। वह पाकिस्तान लौटे, सबको जानकारी दी और फिर मुझे बताया गया है कि जल्द ही अराकची के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आ सकता है, संभवतः अगले 1-2 दिनों में। और उससे भी अहम बात यह है कि अगले हफ्ते खलीफत आएंगे, जो ईरान के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वे 21 सदस्यीय बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर आ रहे हैं। और ये भी तथ्य है कि कई पहलों के मामले में वे पाकिस्तान के साथ करीबी तालमेल में हैं। मुझे जानकारी दी गई है, मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर, कि ईरान और पाकिस्तान के बीच और ईरान तथा अमेरिका के बीच प्रगति उतनी दिखाई नहीं दे रही है जितनी दिखनी चाहिए। और ये जानबूझकर एक तय रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि मुझे जानकारी दी गई है। मुझे उन लोगों ने बताया है जो जानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इजराइल को, उस मृत्यु पंथ को, जैसा कि हमने उसे कहा है और सही ही कहा है, ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच शांति की ओर ले जाने वाले किसी भी रिश्ते के बहुत सक्रिय विरोध में मानते हैं। मेरा मतलब है, ये जाहिर तौर पर ऐसी बात नहीं है जिसे लोग अनजान हों। लेकिन मुझे बताया गया है कि अब सक्रिय खुफिया जानकारी है कि वैश्विक जायोनी लॉबी किसी भी प्रगति को पटरी से उतारने की कोशिश में बहुत सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसलिए जो प्रगति हो रही है वह हमारे जैसे विश्लेषकों की नज़र में नहीं आ रही है। और मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि प्रगति हो रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि जेडी वेंस का कार्यालय इसमें गहराई से शामिल है। और मुझे ये भी जानकारी है कि अगले ही हफ्ते एक घोषणा होने वाली है जो इस प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाएगी। इसके बाद पाकिस्तान, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत होगी। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में होगा और कतर सहयोगी भूमिका में।
इससे तनाव और संघर्ष में कमी आएगी। ईरान के नजरिए से इससे स्थायी शांति आएगी। इजराइल संघर्ष खत्म करने में दिलचस्पी नहीं रखता। वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देना चाहते। सबको ये बहुत साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी किसी जल्दी होने वाले समझौते में नहीं है। सबको ये भी पता होना चाहिए कि वे इसे जितने समय तक जरूरी हो उतने समय तक खींचने में सक्षम है, हफ्तों या महीनों तक नहीं, बल्कि जितने समय तक जरूरी हो, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए हैं। मेरा मतलब है ये वाकई बहुत बहुत अहम है। ग्वादर का बंदरगाह खुला है, जमीनी रास्ता खुला है, बलूचिस्तान से होकर जाने वाला रास्ता खुला है और संबंध और गहरे हो रहे हैं। इसलिए ईरान को किसी समझौते तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। चीन पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा है। मक्का समझौता, हालांकि मेरे सहयोगियों ने जो रिपोर्ट किया है वो पूरी तरह सही है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है। मेरा मतलब है, साफ तौर पर मैं आपको वही बता रहा हूं जो मैं जानता हूं। रिश्ता दिखने से कहीं ज्यादा गहरा है और रणनीतिक अस्पष्टता बहुत 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 वास्तविक है। और नहीं, इनमें से किसी भी देश को उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा होने नहीं दिया जाएगा। यही बात है। और काफी सहयोग होगा, खुफिया जानकारी साझा करना, सैन्य सहयोग और आर्थिक सहयोग भी। इसलिए मेरी रिपोर्टिंग थोड़ी अलग है। ये मामले को एक अलग रोशनी में दिखाती है और मुझे ज्यादा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई समझौता निकल आएगा। दूर के भविष्य में नहीं, आने वाले दिनों में। तो मुझे यही कहना है। खैर, मिस्टर जैद आशावान है, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन हमें इस आशावाद को खास तौर पर मोहसिन रजाई के मुकाबले परखना होगा। यही वह शख्स है, वह जो कुछ भी कहते हैं वह मायने रखता है, क्योंकि वह सीधे नेता मुस्तफ़ा खामेनी से आता है। और उनके 2 नए पद संभालने से पहले दिए गए इंटरव्यू के बारे में जो छोटा सा अंश मैंने आप सभी हमारे दर्शकों को पढ़कर सुनाया था, वह उन्हें बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाता है। दरअसल अब वह ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं। कालिबाफ अब तीसरे नंबर पर हैं। जी हाँ, ये बहुत अहम है। ये बड़ी बात है कि कालिबाफ शायद अगले हफ्ते एक बहुत बड़े प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए इस्लामाबाद का दौरा करें। ये दौरा इस हफ्ते होना था, हमने पहले इसकी रिपोर्ट की थी, है ना? तो इसे थोड़ा टाल दिया गया, लेकिन ये दौरा शायद होगा। लेकिन एक बार फिर कालिबाफ पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ मूल रूप से यही चर्चा करेंगे कि क्या स्वर्ग और नर्क में भी कोई ऐसी संभावना है कि अमेरिकियों को ये समझाया जा सके कि अगर वे मोहसिन रजाई के ही शब्दों में अपना व्यवहार नहीं बदलते तो बातचीत की बहाली का सपना देखना भी बिल्कुल नामुमकिन है। और जाहिर है ये सिर्फ पाकिस्तानी मध्यस्थों पर निर्भर नहीं करता। खतरियों की मदद से, ओमानियों की मदद से, शायद तुर्की की अप्रत्यक्ष मदद से, और बेशक पीछे से चीन के साथ। नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बेहद अव्यवस्थित ट्रंप प्रशासन के भीतर क्या चल रहा है, जहां हमेशा के युद्धों का एक बिल्कुल अयोग्य मंत्री है और एक ऐसा राष्ट्रपति है कि लैरी ने ट्रंप के बारे में सोशल पोस्टों के जरिए जो पढ़ा वही अपने आप में सब कुछ कह देता है। आपको उस पर टिप्पणी करने की भी जरूरत नहीं है। वास्तविकता से पूरी तरह कटे हुए हैं। क्या पाकिस्तानी इसे बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं कर सकते, और यही बहुत बड़ी समस्या है। और अब जब एक बिखरे हुए राष्ट्रपति को मूलतः मोहसिन रजाई के कुछ ट्वीट्स का जवाब देना पड़ेगा, उनका अपना एक्स अकाउंट है और वे लगभग हर दिन ट्वीट करेंगे या पोस्ट करेंगे या एक्स पर कुछ डालेंगे, तो इसका मतलब है कि ट्रंप को उन शब्दों, कामों और कार्रवाइयों पर प्रतिक्रिया देनी होगी जिन पर ईरान के सर्वोच्च नेता की मोहर होगी। क्या वह इस काम के लिए सक्षम है? बिल्कुल नहीं। मोहसिन रजाई के जरिए मोजतबा जो कहने की कोशिश करेंगे वह उसे समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम एक बार फिर नए सिरे से बातचीत की संभावना के भंवर में प्रवेश करते हैं।
the possibility of renewed negotiations, the goodwill of the Pakistani mediators. There's no पाकिस्तानी मध्यस्थों की सद्भावना पर कोई शक नहीं है। शायद खत्रियों की तरफ से भी थोड़ी सद्भावना है, और हाँ, ओमानियों की भी। तुर्की के बारे में हम नहीं जानते क्योंकि वे हमेशा दांव बचाकर चलते हैं। और बेशक बहुत पहले से कम सऊदी अरब चुप है और किसी चीज में दखल नहीं दे रहा। क्या यह प्रगति के लिए काफी है? एक बार फिर दुर्भाग्य से नहीं। इसलिए हम सबसे अच्छी उम्मीद यही कर सकते हैं कि कालीबाफ की पाकिस्तान की ये संभावित यात्रा शायद अगले हफ्ते अमेरिका को मनाने के लिहाज से किसी तरह का ईरानी अंदाज का आखिरी दांव साबित हो, कि तुम्हारे लिए एकमात्र रास्ता जो पूरी बेइज्जती से बचाता है यही है कि बातचीत की मेज पर वापस आओ और हमारे साथ चर्चा करो। लेकिन अमेरिकियों को यह बात कैसे समझाई जाए? और मैं ये सवाल आप दोनों, मिस्टर जेड और लेस Lying. And I leave the question open to both of you, Mr. Z and Larry. लैरी, आप शुरू क्यों नहीं करते? No, Buzmol, you are grazing. I have to rely upon what I hear. Obviously, मुझे जाहिर है सज्जनों, जो मैं सुनता हूँ उसी पर भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि वही मेरी जानकारी का स्रोत है और मुझे उस स्रोत पर विश्वास है। उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वे लोग उसी कमरे में हैं जहां ये बातचीत हो रही है। और मैंने एक ऐसे व्यक्ति से सुना जिसे मोहसिन नकवी ने डीब्रीफ किया था। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और उस डीब्रीफिंग में कहा गया कि मोहसिन रजाई, जो निश्चित रूप से नंबर 2 व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से मोज्तबा खामेनेई की ओर से बोल रहे हैं, निश्चित रूप से नेतृत्व की ओर से बोल रहे हैं, पाकिस्तान की उस भूमिका के बहुत मजबूत समर्थक हैं जो उसने निभाई है। Pakistan playing the role that it has played, which But is that's to not the point, Mr. Z. लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मिस्टर जेड। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। माफ कीजिए, मुझे वही बात दोहरानी पड़ेगी जो मैंने अभी कही। पाकिस्तानी मध्यस्थों की नेकनियती और कड़ी मेहनत के बावजूद उन्होंने वादा किया था कि वे अमेरिकियों को इन सारी बातों पर राजी कर लेंगे, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। On earth can do that. well, I was coming to हाँ, that, मैं उसी बात पर आ रहा था, फेपे। और उनका मानना है कि वे इस टॉडलर से ज्यादा समय तक टिके रहेंगे, इस घातक टॉडलर से जिसे जबरन सैंडबॉक्स में बैठा देना चाहिए। should be forced into a sandbox. yeah. Well, I understand that they may खैर, like that. मैं समझता हूं कि वे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनके पास वही पत्ते नहीं हैं। देखिए, यहाँ मुद्दा यह है कि जो खुफिया जानकारी आपको मिल रही है उसकी प्रामाणिकता या विश्वसनीयता पर हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, पेपे और मैं इसे उस नजरिए से देख रहे हैं जिसे मैं सभी स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान इसे कैसे देखता है उसका नजरिया समझना भी जरूरी है। ये 9 अंधों और हाथी वाली पुरानी हाँ है, जहां हर कोई हाथी के अलग अलग हिस्से को छू रहा होता है। Each feeling a different part, and each is totally confident that the part that they're feeling is that. और हर कोई पूरी तरह आश्वस्त है कि जिस हिस्से को वे महसूस कर रहे हैं वही वास्तविकता है, लेकिन उसमें पूरी तस्वीर शामिल नहीं होती और साफ तौर पर कुछ कह ले कि पर्दे के पीछे की गतिविधियां चल रही हैं। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद को इस स्थिति में ला रहे हैं कि वे ईरान की मांग वाली रियायतें देने को तैयार हों। होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के संबंध में ईरान के रुख सिर्फ सुझाव नहीं है, वे ऐसे बातचीत के रुख नहीं हैं जिन्हें वे बदल सकते हों, बल्कि वास्तव में वे बहुत दृढ़ रुख हैं जिनसे ईरान कहता है कि वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। वो सिंचिवाड़ी है। तो उस नजरिए से अगर आप किसी उद्धरण चिन्हों में बातचीत में हैं, लेकिन ईरान का रुख अडियल है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती, उसमें संशोधन नहीं हो सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो उस स्थिति में यहाँ जिसे बदलना और समायोजन करना पड़ेगा, अगर मान ले कि समाधान यह है कि जलडमरूमध्य वास्तव में खोल दिया जाए, तो अमेरिका को रियायतें देनी पड़ेंगी। एक बात यह भी है कि जैसा आपने ट्रंप के उस बयान में देखा जिसे मैंने पढ़ा था, वो सचमुच इस बकवास पर यकीन करते हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था टूटने के कगार पर है।
लेकिन जैसा आप दोनों ने बताया, पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध और वह व्यापार मार्ग पूरी तरह खुला हुआ है। Is, that trade route is wide open. The trade route with China, east-west, over the चीन के साथ व्यापार मार्ग सेपम दिशा में नए सिल्क रोड के जरिए पूरी तरह खुशाई में कम। रूस के साथ व्यापार मार्ग उत्तर दक्षिण दिशा में ये ईरान उतना कट्टा और अलग नहीं है जितना वह 10 साल था जब JCPOA अभी लागू था। इसलिए हमें अपनी नज़र उतनी ईरान और पाकिस्तान की बातचीत पर नहीं रखनी चाहिए। असली ध्यान पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका पर होना चाहिए। वास्तव में क्या कहा जा रहा है? वास्तव में फैसले कौन ले रहा है? JD वेंस या डोनाल्ड ट्रंप? अभी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं, और जब तक ऐसा है मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई समझौता होने वाला है। जब SPR यानी पेट्रोलियम रिजर्व बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच जाएगा, तब जो पूरी तरह की तबाही होने वाली है उसे आप कैसे देखते हैं? वो पहकबू सब निचले स्तर पर है। हाँ, अभी भी कुछ हफ्ते बाकी हैं। वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक उनके बालों में आग नहीं लग जाती, फिर ये पता करने के लिए कि कमरे में आग बुझाने वाला यंत्र या नहीं। मैं आपसे इस बात पर सहमत हूं कि इसमें इतना समय लग सकता है लैरी, लेकिन मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि जो लोग अमेरिकियों से बात कर रहे हैं वे लौटकर कहते हैं, खैर वे सुनते हुए लगते हैं, वे समझते हुए लगते हैं, और ये ज्यादातर JD वेंस की तरफ से आ रहा है। इससे साबित होता है कि इस वक्त ट्रंप के पास बातचीत के लिए कोई साझेदार नहीं है। मेज पूरी तरह बिखरी हुई है। ये JD वेंस के लोग हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनसे जोर दे पूछा, अच्छा ये JD वेंस हैं या ट्रंप? और उन्होंने कहा उनकी पहुंच सिर्फ JD वेंस तक ही है। खैर, अब जबकि ट्वीडलडी और ट्वीडलडम तस्वीर में नहीं है, तो इसे प्रगति ही कहिए। मैंने स्माइमी से ईरान ने उनसे बात करने से हाँ, उन मस्खरों से बात करने से इनकार कर दिया। हाँ, बेटर वेस। let me close with one. हाँ, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो इस पूरे मामले में निर्णायक साबित होगी, और वह वैश्विक आर्थिक संकट का मुद्दा है। इस समय दुनिया भर में केरोसिन, जेट ईंधन और डीजल की कमी है। ये वैश्विक कमी है, और बात यह नहीं है कि केरोसिन और उन ईंधनों को बनाने के लिए जरूरी खट्टे कच्चे तेल के कोई वैकल्पिक स्रोत मौजूद हैं। वे मौजूद ही नहीं हैं। उनकी आपूर्ति बंद कर दी गई है। उसका 20% खत्म हो चुका है, और ये कमी अब 3 महीने से है। चौथा महीना शुरू हो रहा है। नतीजतन डीजल और विमानन ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, खासकर एशिया में, लेकिन अफ्रीका में भी, और अब दक्षिण अमेरिका में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे वैश्विक आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में खाद्य फसलों की बुआई इस महीने के आखिर में या अगले महीने की शुरुआत में, यानी सितंबर में शुरू होती है। और उर्वरक कहाँ है? वह मौजूद ही नहीं है। तो दुनिया पर जो वैश्विक आर्थिक तबाही मंडरा रही है, वह ऐसे समय में है जब डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज जलसंधि की नाकेबंदी जारी रखे हुए हैं और उसकी बहाली को रोक रहे हैं। हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वह इस संभावना की बहाली है कि वास्तव में तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो सके। क्योंकि एक और बात जिसे लोग ध्यान में नहीं रखते वह यह है कि तेल टर्मिनलों, तरलीकृत प्राकृतिक गैस के टर्मिनलों, यूरिया और सल्फर के दूसरे निकास मार्गों को जो नुकसान पहुंचा है वह वास्तव में काफी गंभीर है, और सवाल यह है कि उसकी मरम्मत कितनी जल्दी हो सकती है। और इसमें 2 बाधाएं हैं। रखरखाव और मरम्मत के लिए अनुबंध पर काम करने वाली टीमें खतरे की वजह से क्षेत्र छोड़ चुकी हैं, और जिन गोदामों में वे स्पेयर पार्ट्स रखे हुए थे वे ईरान के कुछ हमलों में नष्ट हो गए हैं। इसलिए
अगर आपके पास कर्मचारी और उपकरण भी हों, तब भी इसे ठीक कर पाने की क्षमता संदिग्ध है। तो ये बातचीत कहें तो एक तरह का साइड शो है, जो उस असली सुनामो नजर चुटाव नामी जो दुनिया को अपनी चपेट में ले भी है, इधर और नारनी चुनना है। And it's called an economic catastrophe. Follow to you, Pepe. No. अब आपकी बारी है पेपे। नहीं नहीं नहीं, चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं। कृपया इसे समेटिए। ठीक है, तो 12 अगस्त तक का हमारा आकलन यही है, और दुर्भाग्य से ये बहुत आशावादी नहीं है। मैं अपने दोस्तों और सहयोगियों की राय को प्राथमिकता देता हूँ, उन्हें बहुत अच्छी समझ है। मैंने आपको अपना दृष्टिकोण बताया है जो अलग है, और अगर कुछ भी बदलता है तो हमें जैसे ही पता चलेगा हम तुरंत यहाँ होंगे। वरना हम नियमित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को लैरी के साथ, मंगलवार को पेपे के साथ और बुधवार को हम तीनों के साथ यहाँ होंगे। तब तक के लिए अलविदा। कृपया हमारा समर्थन करें। $5 महीने की छोटी सी फीस देकर हमारे सबस्टैक चैनल पर जाएं। हफ्ते में 2 बार आपको ये उच्च गुणवत्ता वाली ब्रीफिंग सीधे आपके मेल बॉक्स में मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस समर्थन की सराहना करते हैं, और अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है तो हम वापस आएंगे। बाय बाय बाय, चीयर्स, सबका धन्यवाद। Thanks. Cheers. Thanks, everybody.